वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ रहता है और उसके बगल में एक फूल रहता है जिसका एक पत्ता कि उसके मुंह पर गिरता है और गिरते ही वो तुरंत से एकदम जाग जाता है और बैठ जाता है। बैठ के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेने लगता है और फिर वो बोलता है, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। उसके बाद वो अपनी सिचुएशन को थोड़ा समझता है और फिर उसे पता चलता है कि वह सच में फिर से एक बार रिबॉर्न हो चुका है, यानी कि अपने पास्ट में आ चुका है। लेकिन वो तभी बोलता है, नहीं मेरा। उसके बाद वह जैसे ही अपना नीचे का कंबल हटाता है, वो देखता है उसके 2 लेग पीस गायब होते हैं। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुख और काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है। फिर वो ढूंढने लगता है और चेक करता है कि अभी आखिर क्या टाइम हो रहा है। तभी कोई लड़की पीछे से उसे आवाज़ देती है भैया की, लेकिन वह वहाँ पे मुड़ के देखता है तो उसे अपनी बहन दिखती है, जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बोलते हैं कि आखिरकार तुम जगे गए, और दौड़ के जाकर अपने भाई को गले लगा लेती है और बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आखिरकार जग गए हो। फिर वह बोलती है कि जो ड्राइवर ने तुम्हें ठोक कर भागा था, मैं पक्का उसे ढूंढ लूंगी और तुम अपने पैर के बारे में फिक्र मत करो, ये भी जरूर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अपने हीरो को याद आने लगती है और वो बोलता है कि ये सच में 1 साल पहले की बात है, जब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम उस कार एक्सीडेंट की वजह से मैं इस देश का सबसे जवान बिलियनर बच्चा था और अपने राइजिंग सन ग्रुप का एकदम मालिक भी था। लेकिन उसके बाद उस एक्सीडेंट की वजह से मैं एक अपाहिज बन गया था। इसके वजह से मैं अपना सारा ध्यान अपने इलाज पे देने लगा। तभी उसके बाद वहाँ पे कोई आता है और उसका नाम लेता है सेंग किंग। तो यार यहाँ पे हमको अपने हीरो का नाम पता चल चुका है, इसके बाद से मैं इसको सेंग बुलाऊंगा। और यार ये जो बोल रहा होता है इसका नाम होता है टियांकाई। फिर वह टियांकाई बोलता है कि भाई यार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए लाया हूँ। सेंग उसको गुस्से में देखता है और देखते हुए सोचता है कि मैं इसे अपने भाई की तरह मानता था और इसे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन इस एक्सीडेंट का मौके का फ़ायदा उठाकर इसने मेरा जो कंपनी है, यानी कि जो इसका सन इंटरनेशनल ग्रुप है, उसको इससे छीन लिया और इसकी बहन को भी धमकाया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई का इलाज भी नहीं करवाऊंगा। इसके वजह से उसने इसकी बहन से भी शादी कर लिया। इसके बाद हमें पास्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियांकाई सेंग की बहन को धमका रहा होता है और सेंग उसके सामने ही बैठा हुआ रहता है और काफी गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, टियांकाई उसे जाने दो। यह सुनकर वह टियांकाई उसको बोलता है कि भौंक क्यों रहे हो, मैं कुत्तों की भौंक को नहीं समझता। और उसके बाद वह उसके सामने उसकी बहन को किस करने लगता है, जिसको बाद उसकी बहन भी रोते हुए बोलती है कि भैया मुझे बचा लो। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है, भाई बचाएगा भी कैसे, उसके 2 लेग पीस जो कटे हुए हैं। तो उसके बाद वह रोता हुआ नीचे गिर जाता है और सोचता है कि उस टाइम पे इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर बाद में एक गेम आया जिसका नाम था डिवाइन पाथ, और यह गेम सभी देशों के साथ मिलकर पूरे दुनिया में एक साथ लॉन्च हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा एक फेमस गेम था क्योंकि इसके अंदर की जो पैसे थी उसको हम लोग असली पैसे के अंदर भी एक्सचेंज कर सकते थे। इसके वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फेमस हो गया। लेकिन इसका एक पार्ट था जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट था, वह ये था कि इस गेम के अंदर तुम्हें जो भी पावर मिलते हैं उसको तुम असलियत में भी लेकर आ सकते हो। ये गेम मेरा बेस्ट चांस होना चाहिए था अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, जिसके वजह से मैं गेम के शुरुआत में ज़्यादा अच्छी चीज़ों को नहीं ले पाया और मेरा उस टाइम पे कुछ नहीं हो पाया। मैं हमेशा के लिए एक उसके अंदर एक मीडियोक्रिटी ही बनकर रह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे मैं उस टियांकाई के साथ लड़ सकता था। लेकिन उस कुत्ते ने जो पैसा एक बार मेरा हुआ करता था उसको गेम के अंदर पागल की तरह उड़ाए, बहुत सारे पैसे लगाए और उस गेम के अंदर उसने बहुत सारे अच्छे चीज़ों को खरीद लिया। इसकी वजह से वह इतना ऊंचा बन चुका था कि उसे अब कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन वह सब मेरा होना चाहिए था, वह सब मेरा था। इसके बाद हमको टियांकाई को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो से बोल रहा होता है कि क्या तुमने मुझे उतनी दूर से यहाँ तक इसलिए बुलाया है ताकि तुम अब मुझे अपना ये कुत्ते जैसा घर को दिखा सको, और तुम्हें ऐसा तो सच में नहीं न लगता कि तुम मुझे ये बम से भरा हुआ घर में बुलाकर मार सकते हो। और हम पीछे देखते हैं कि उस कमरे के अंदर चारों तरफ बहुत सारे बम लगे हुए रहते हैं। सेंग बोलता है, चलो ठीक है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं कमीने, मैं और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। जिसके बाद वो बम का स्विच दबा देता है। उसके स्विच के दबाते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका होने के बाद हमको फिर से सेंग को दिखाया जाता है जिसका आधा बॉडी गायब रहता है, बस उसका आधा बॉडी बचा हुआ रहता है और उसके बस अब एक बॉडी के अंदर आखिरी सांस ही बची हुई रहती है। तभी टियांकाई की आवाज़ आती है कि यार तुम फालतू में ऐसी मेहनत क्यों कर रहे हो। उसे जिंदा देखकर सेंग की एकदम होशो आवाज़ उड़ जाती है। वह सोचता है कि
कि यार ये अभी तक कमीना जिंदा है। लेकिन तभी फिर से टियांकाई बोलता है कि मुझे डिवाइन पाथ गेम के अंदर से जो पावर मिली है वो इतनी ज़्यादा है कि ये सारे बम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। फिर टियांकाई उसके थोड़े पास जाता है और जाके बोलता है कि इससे पहले तुम सच में मर जा, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे जो पैर हैं और तुम्हारे जो माँ बाप मरे थे वो सारा मेरा ही करा हुआ था, मैंने ही वो सारे चीज़ों को किया था। और मज़े की बात जानते हो क्या है? तो तुम्हारा ये सेंग फैमिली है, इसका जो लास्ट ब्लड लाइन होने वाला है, मतलब तुम्हारा जो लास्ट वारिस होगा उसके ऊपर मेरा सरनेम होगा। और यह बोलकर वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। ये सारी बात सुनने के बाद जो सेंग रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में ही बोलता है, कमीने, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो फाइनली वहाँ पे मर जाता है। जिसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो सोच रहा रहता है कि अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर से रिबॉर्न यानी कि मैं फिर से यहाँ पे जिंदा कैसे हो चुका हूँ, लेकिन ये जिंदगी में आने वाला सिर्फ एक ही ऐसा मौका है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वह बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ वरना अब मैं तुम पे हंसना शुरू कर दूंगा। और फिर वह मन में सोचता है कि इस बार मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा और अपने माता पिता के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसों को भी जरूर से बचाऊंगा। फिर उसकी बहन अपना रोना थोड़ा कम करती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं नहीं रोऊंगी। और फिर वह मन में सोचता है कि इसके अलावा मैं वह उस कुत्ते टियांकाई को एकदम पीस पीस के अंदर चीर डालूंगा। लेकिन अभी मैं पहले ही अपाई हो चुका हूँ, तो मैं आखिर अभी के टाइम पे चीज़ों को कैसे बदल सकता हूँ। फिर उसके याद आता है डिवाइन पाथ के बारे में और वह सोचता है कि अरे हाँ, डिवाइन पाथ जो गेम है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को 1 महीने के बाद पता चलेगा कि ये जो डिवाइन पाथ गेम है ये असलियत को भी इफेक्ट कर सकता है। और यह गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये मेरा सबसे बेस्ट चांस होगा। अभी मेरा पैसा फ्रोजन नहीं हुआ यानी कि अभी उसका पैसा बंद नहीं हुआ है, तो यह उसका सबसे ज़्यादा अच्छा चांस होने वाला है। और ये सारी बातें वह थोड़े गुस्से वाला मुंह करके सोच रहा था। उसकी बहन उसको देखकर बोलती है कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है अपने पैर की वजह से? लेकिन सेंग अपनी सोच में ही अभी पड़ा हुआ रहता है और सोचता है कि मुझे तुरंत अभी के अभी एक्शन लेना होगा। फिर उसकी बहन उसको बोलती है कि रुक जा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाती हूँ। लेकिन वह अपनी बहन को रोक लेता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक बहुत ही अर्जेंट काम करो। उसकी बहन थोड़ा सोचती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्या बात है। फिर वह बोलता है कि मेरी मदद करो एक गेमिंग पॉड खरीदने के लिए, डिवाइन पाथ का गेमिंग पॉड। और यार जैसे हम लोग अपना गेम फ़ोन के अंदर खेलते हैं वैसे ही ऐसे जो रियलिटी वाले गेम होते हैं ये मानवा के अंदर कोई गेमिंग पॉड होता है जिसके अंदर ये लोग सो कर खेलते हैं। तो यार ये उसी की बात कर रहा है। उसकी बहन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बोलती है क्या गेमिंग पॉड? तभी वहाँ से टियांकाई आता है और बोलता है कि यार तुम्हें गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कब से होने लगा? तभी उसके बाद उसकी बहन उसकी तरफ देखने लगती है और बोलते कि ब्रदर साहब तुम भी यहाँ पर हो। फिर टियांकाई थोड़ा मुंह बनाकर बोलता है कि अगर तुम्हें गेम खेलने की लत लग जाती है तो हमारे कंपनी का क्या होगा? सेंग अपने मन में ये सोचता है कि ये अभी से ही मेरा टेस्ट ले रहा है। सेंग बोलता है मैं पहले ही एक अपाहिज हूँ, अब मैं गेम खेलने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। उसकी बहन ये बात सुनकर उसके बारे में थोड़ा फिक्र करने लगती है। लेकिन हम टियांकाई को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। टियांकाई बोलता है कि जो डिवाइन पाथ गेम है वो अभी अभी रिलीज़ हुआ है और उसके जो गेमिंग पॉड्स है उसके सिर्फ अभी तक 100 यूनिट्स ही बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा डर है कि अगर हम उसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमें 300 मिलियन पैसे उसको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो अपना सेंग रहता है थोड़ा गुस्से में रहता है लेकिन कंट्रोल करता है उसको और बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा कंपनी का पैसा अभी भी मेरे पास है ना, अगर मुझे इसके लिए 30 बिलियन भी पैसे देने पड़े तो भी मैं दूंगा। उसकी बहन उसे ऐसा देखकर बोलती है कि भाई ऐसा मत कहो। और जो टियांकाई रहता है वह बोलता है कि ठीक है भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। टियांकाई सोचता है बहुत अच्छे, तुम बस ऐसे ही गेम खेलते रहो, मेरे लिए और आसान हो जाएगा तुम्हारी कंपनी को छीनना। और फिर उसके बाद वह बोलता है कि ठीक है भाई तुम अपने गेम के मजे लो, अब मैं चलता हूँ और तुम फिक्र बिल्कुल ही मत करो क्योंकि लिटिल टोंग और मैं मिलकर ये कंपनी को आराम से संभाल लेंगे। और ये यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो अपने मेन कैरेक्टर का बहन है उसकी नाम टोंग है। टियांकाई ये सब बोलकर टोंग को छूने ही वाला होता है कि जो सेंग है अपनी बहन को खींच लेता है अपनी तरफ और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि टोंग आज मेरे साथ ही रहे, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूं। और वह उसके बाद टियांकाई को थोड़े गुस्से से देखता हुआ सोचता है कि तुम अपने इस गंदे हाथों से मेरी बहन को छूना चाहते हो मेरे मरे हुए शरीर के ऊपर से। सेंग का ऐसा चेहरा देखकर टियांकाई थोड़ा सा पीछे हट जाता है और बोलता है ठीक है ठीक है। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकता है। फिर उसके बाद वह खिड़की से अंदर से उन दोनों भाई बहन को बहुत ही गुस्से से देखने लगता
लगता है और बोलता है कि वह बेकार का किलर, इसको वो एक्सीडेंट में एक बार में मार भी नहीं पाया। फिर वह जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि अगली बार मैं एक टैंकर ट्रक का इस्तेमाल करता हूँ, फिर देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे नहीं मरते। इसके बाद हम सेंग को देखते जो कि अपनी बहन से बोलता है कि मेरे सारे पैसे को मेरे गेम के अंदर डाल दो। फिर उसकी बहन थोड़ा सोचने लगती है और बोलती है कि ऐसा क्यों। फिर वह बोलता है कि हाँ, और अपने कंपनी के सारे स्टॉक्स भी बेच डालो। फिर उसके बाद वह बोलती है कि कहीं तुम बीमार उमार तो नहीं ना हो गए हो। सेंग बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस इस बार मुझे एक बड़ी चाल चलने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सेंग गेमिंग पॉड के अंदर बैठा हुआ रहता है और हमें पता चलता है कि ये गेमिंग पॉड उसने खरीदा है 500 मिलियन में। इसके बाद वह गेम में बैठने के बाद रेडी हो जाता है और बोलता है कि डिवाइन पाथ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें एक एक्टिवेट का सिस्टम दिखाया जाता है, जिसके बाद जो सेंग रहता है उस गेम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो गेम के अंदर लैंडिंग करता है उसे अपने पैर देखने को मिलते हैं, जिससे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वह उसको अपने पैर देखकर खुश रहता है और बोलता है कि मेरा ये जो पैर है यह बिल्कुल असली की तरह ही महसूस हो रहा है। इसके बाद जो गेम का सिस्टम रहता है वह उससे बोलता है कि अपना नाम लिखने के लिए, और वह अपना नाम लिखता है चाओ जीयू वांग। तो यार इसके बाद से इसके अंदर हम गेम के अंदर इसको बोलेंगे चाओ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बहुत बड़े बड़े स्टैचू, जिसके अंदर वॉरियर के, असासिन के, मेज के, विजर्ड के, अलग अलग क्लास के मतलब वहाँ पे स्टैचू बने हुए रहते हैं। और फिर जो गेम का सिस्टम रहता है चाओ से पूछता है कि अब तुम अपना क्लास चूज करो, तुम्हें कौन सा क्लास चाहिए। बिल्कुल मेरे पिछले जिंदगी के तरह ही मुझे यहाँ से कोई भी ना कोई एक क्लास को चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे क्लास के ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। वॉरियर रहता है, असासिन, मेज, आर्चरर, उसके अलावा समनर, प्रीस्ट और रेंजर, ऐसे काफ़ी सारे क्लास उसके पास ऑप्शन रहते हैं। और मैं अपना पिछले वाला क्लास ही चूज़ करूँगा जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसके बाद हमें एक क्लास को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक तीर धनुष लेकर पकड़ा हुआ रहता है, और हमें पता चलता है कि उसने जो क्लास चूज़ करी है वह है रेंजर का क्लास। चाओ बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोलता है कि सब कुछ मेरे पिछले ज़िंदगी की तरह ही चल रहा है, चलो अब अगली बारी है। वह इतना बोलता है कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आप हमारे गेमिंग पॉड के एक VIP मेंबर हैं, इसलिए आपको एक स्पेशल रिवार्ड मिलेगा। स्पेशल रिवार्ड में उसे एल्फ ब्लड लाइन मिलता है। इसके बाद हमें एल्फ ब्लड लाइन का इफेक्ट बताया जाता है, जिसमें उसको 10% एक्यूरेसी बढ़ जाती है, 10% क्रिटिकल रेट बढ़ जाते हैं, 10% इवेजन बढ़ जाती है और 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, जो कि यार काफ़ी सही रिवार्ड है इसके लिए। इसके अलावा उसे एक स्किल बुक भी मिलता है जो कि होता है वीकनेस डिस्ट्रक्शन का, यानी कि अगर उसे कोई भी इनेमी मिलता है तो उसका अगर वो वीकनेस पर अटैक करता है तो अगर इसका जितना भी डैमेज होगा उसका वो डबल डैमेज देगा। चाओ ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल मेरे पिछले ज़िंदगी की तरह मैंने पिछले ज़िंदगी में ये वाले स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया था। फिर उसके बाद इसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको एक और रिवार्ड मिलता है, जिसको अंदर उसको एक स्पेशल चेस्ट मिलता है। इस बॉक्स को देखकर चाओ थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि रुको, ये पिछली बार तो नहीं था। फिर उस चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो बोलता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट एबिलिटी है वह जरूर इसके अंदर ही होगा। लेकिन जैसे ही चाओ ट्रेजर बॉक्स को खोलने जाता है उसके अंदर से एक मैसेज आती है कि यह एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड है, इसके अंदर बहुत अच्छा चीज़ है, अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 50 मिलियन कॉइन को सबसे पहले इसके अंदर रिचार्ज करना होगा। तो फिर वह देखकर थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है क्या 50 मिलियन, और वह हमको बताता है कि 50 मिलियन गोल्ड कॉइन का मतलब हुआ कि असली ज़िंदगी में 500 मिलियन RMB। और यार ये जो RMB बात कर रहा है ये असल में चाइनीज पैसे की बात कर रहा है। चाओ इतने सारे पैसों को देखकर थोड़ा सा सोचता है और बोलता है जल्दी से रिचार्ज करो, क्योंकि अगर मैं अभी रिचार्ज नहीं करूंगा तो वो कमीना बाद में मेरे सारे पैसे ले ही लेगा, तो जल्दी से रिचार्ज करो। इसके बाद वह बताता है कि टैलेंट एक रैंडम एट्रीब्यूट होता है जो कि सभी प्लेयर को कोई ना कोई हमेशा मिल ही जाता है, और ऐसा कहा जाता था कि जो प्लेयर जितना जल्दी गेम के अंदर लॉग इन करके अपना टैलेंट लेता है उसका टैलेंट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मुझे एक ब्लीडिंग का टैलेंट मिला था जिसने मेरे हर फाइट के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। और क्योंकि हमारा चाओ अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए वह सिर्फ 50 मिलियन गोल्ड की जगह पर 500 मिलियन गोल्ड का गेम के अंदर रिचार्ज कर लेता है और बोलता है कि इस बार मुझे अपने पिछले वाले ज़िंदगी से कुछ अच्छा मिलना चाहिए। इसके बाद वह बॉक्स को खोलता है और बॉक्स को खोलते ही उसके
अंदर से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है उसको टैलेंट मिलता है जो कि होता है इवॉल्व एवरीथिंग। वह देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या गेम के अंदर ऐसा भी कोई टैलेंट है। फिर वह देखता है कि जो उसका टैलेंट रहता है वह डिवाइन रैंक का रहता है और वह देखकर काफ़ी ज़्यादा उसको खुश हो जाता है और उसके बाद वह चेक करता है कि आखिर इसके टैलेंट के डिटेल्स क्या हैं। वह डिटेल देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके टैलेंट में दो एबिलिटी रहती है। पहली रहती है कि अगर ये किसी भी मॉन्स्टर को मारता है तो उसके अंदर से जो ड्रॉप गिरते हैं उसका जो भी आइटम का रैंक होगा वो ऑटोमेटिक उसका एक लेवल बढ़ जाएगा और 5% चांस रहेगा कि वह 2 लेवल से बढ़ जाए। उसके अलावा उसका जो दूसरा टैलेंट रहता है उस टैलेंट से वह अपने हिसाब से अपने किसी भी कोई भी वेपन को, अपने स्किल को, अपने किसी भी जेम को 2 लेवल से ऑटोमेटिक अपडेट कर सकता है, यानी कि उसका 2 रैंक बढ़ा सकता है। और उसके पास कुछ और भी चांस है जिसकी वजह से उसका 3 रैंक भी बढ़ सकता है। लेकिन ये वाले टैलेंट को वह 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। वह अपने टैलेंट के डिटेल पढ़कर पहले तो शॉक हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुशी होकर वह अपना ऊपर हाथ उठा लेता है और बोलता है कि ये टैलेंट तो सच में पूरे गेम को बदल के रख देगा। जब सब लोग मॉन्स्टर मारने के बाद सिर्फ ब्रोंज और सिल्वर का ही आइटम ड्रॉप करेंगे, उनके जगह पर मैं सिल्वर या फिर गोल्ड का आइटम ड्रॉप करूंगा या फिर उससे कोई अच्छा रैंक का भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरा 500 मिलियन जो पैसा था ये एकदम पैसा वसूल वाला डील था। इसके मदद से मैं सबको अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूँ। चलो मैं ऐसे ही थोड़ा देर के लिए गेम के अंदर चलता हूँ, कुछ मॉन्स्टर को मारकर और अपने स्किल का पावर चेक करता हूँ कि आखिर ये कैसे आइटम्स को ड्रॉप करता है। फिर उसे अपने दूसरे स्किल के बारे में याद आता है और बोलता है कि रुको, मैं ये स्किल को तो सिर्फ 24 घंटा में एक ही बार यूज कर सकता हूँ ना। वह 24 घंटे के कूलडाउन को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट चीज जो इवॉल्व करूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, अब जब सारी तैयारी हो चुकी है तो चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद वह गेम से वहाँ से निकलने लगता है और उसके बाद उसका जो गेम रहता है, मतलब जो उसका मेन गेम रहता है, उसका इंटरेस्ट ओपन होने लगता है। जिसके बाद वह बोलता है कि अब टाइम है मेरे ज़िंदगी बदलने का, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में वहाँ से चलने लगता है और फाइनली पोर्टल के अंदर जाता है, जिसके बाद वो मेन गेम के अंदर एंटर हो जाता है। इसके बाद हमको गेम का बिगिनर विलेज दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। वहाँ पर वह जब जाता है तो बोलता है नहीं, मुझे तो लगता था कि मैं इस गेम के अंदर सबसे पहला होऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। इसके बाद हमको 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक मुर्गी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। बोलते हैं उसे कि रुक जाओ, मुझे अपना जल्दी से एक्सपीरियंस पॉइंट दे दो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर पीछे 2 और लोग रहते हैं जो कि सुनते और बोलते हैं क्या मुर्गी को मारने पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रही है, वो भी एकदम 80 की स्पीड से जाते हैं मुर्गी को मारने के लिए। अपना जो हीरो रहता है वहाँ पे देखता है उनको और बोलता है कि दोस्तों क्या तुम्हें बस एक वही मिल रहा है मारने के लिए, अगर मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ तो इसमें मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। अभी मुझे हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूं। और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस मुर्गी को मार देते हैं, जिससे उनको मुर्गी का मीट भी मिल जाता है और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। और चाहो जाते जाते फिर बोलता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जैसे कि इस न्यूबी जोन बॉस को मारना और उसका फर्स्ट किल का रिवार्ड लेना। वह विलेज से बाहर निकल जाता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि अब आप जंगली जानवरों के एरिया में आने वाले हो, तो आप बिल्कुल सावधान रहना। वह बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ आगे खतरा है, लेकिन मुझे अभी जाकर जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा और लेवल अप करना होगा, और ख़ास करके मुझे उस बॉस को मारना होगा और वो भी सबसे पहले मारना होगा ताकि मुझे फर्स्ट किल का एक्स्ट्रा रिवार्ड मिल पाए। मैं इसे किसी और को चुराने नहीं दे सकता। लेकिन वह मन में सोचता है कि अंदर जाने से पहले मुझे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। फिर वह अपना इन्वेंट्री यानी अपने बैग में चेक करता है क्या क्या है, लेकिन वह देखकर बहुत ज़्यादा मतलब उसे बुरे नज़र से देखता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक बिगनर का बो ही रहता है और एक क्लॉथ आर्मर रहता है एकदम घटिया क्वालिटी का। चाह बोलता है ये दोनों चीज़ तो कचरा है, इसे इवॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो इवॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह अपने टैलेंट को हर दिन एक बार यूज़ कर सकता है। अगर वह अभी नहीं यूज़ करेगा तो वो अगले दिन मतलब उसका एक टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वह सोचता है कि ऐसा मैं क्या इवॉल्व कर सकता हूँ कि जो आगे चल कर भी मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो और जिसका वैल्यू ज़्यादा है इवॉल्व करने के लिए। और वह सोचते सोचते उसके
दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया आता है। इसके बाद वो अपना टैलेंट को एक्टिवेट करता है और खुद के ऊपर ही रख लेता है और वह बोलता है कि जो उसका एल्फ ब्लड लाइन वाला टैलेंट है उसको इवॉल्व करने का। जिसके बाद उसके पीछे एक एल्फ का पिक्चर बन जाता है और वह थोड़ा चेंज होने लगता है। उसके ऊपर एक मुकुट आ जाता है, उसके और भी कपड़े थोड़े बहुत चेंज होने लगते हैं और फाइनली जो उसका टैलेंट है वह उसका इवोल्यूशन एकदम सक्सेस हो जाता है। उसका एल्फ ब्लड लाइन इवॉल्व होकर बन जाता है एल्फ किंग का ब्लड लाइन, जिसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो एक्यूरेसी, अटैक स्पीड, क्रिटिकल रेट या हिट रेट जो भी होते हैं वह पहले 10% थे लेकिन अब वो 50% हो जाते हैं और मूवमेंट स्पीड जो कि सिर्फ 15% था वो अब 100% बढ़ जाता है। उसके अलावा उसे एडिशनल 2 और टैलेंट मिल जाते हैं, जिसमें से एक रहता है लाइफ फोर्स, जिसकी वजह से जो उसका हेल्थ पॉइंट रहता है यानी कि जो उसका HP रहता है वह 1000 हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही उसका हेल्थ बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा उसको एक अटैकिंग स्किल भी मिलता है, जिसकी वजह से वह जब अभी अपना मतलब यार वो जब तीसरा अटैक करेगा तो उसका तीसरा अटैक पक्का है कि क्रिटिकल हिट लगेगा, यानी कि डैमेज बहुत ज़्यादा देगा। यह देखकर चाव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऑसम, यह तो सच ही मेरे ब्लड लाइन के टैलेंट को इवॉल्व कर सकता है। इसकी वजह से अब मैं ये न्यूबी जोन के अंदर आराम से अकेले ही मॉन्स्टर्स की ग्राइंडिंग कर सकता हूँ, अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि बगल से उसे एक भेड़िए की आवाज़ आती है और वह सोचता है कि ये भेड़िए की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक भेड़िया रहता है लेवल 2 का, जो कि थोड़ा इंजर्ड रहता है। उसके सामने कुछ प्लेयर्स रहते हैं जो कि उसका शिकार करने के लिए आए हुए रहते हैं और बोलते हैं कि इस बार तुम नहीं भाग पाओगे। उन लोगों में से पहला प्लेयर बोलता है कि जैसे ही तुम मर जाओगे हमारा एक लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा बोलता है कि बस अब आराम से तुम मर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना हीरो रहता है वह भेड़िए के पीछे वाली पेड़ के पीछे छुपकर सारे चीज़ों को देख रहा होता है। चाओ सोचता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना एक टीम बना लिया और टीम बनाकर यह मॉन्स्टर्स की हंटिंग कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अगर टीम बना के हंटिंग करो तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं और जो ड्रॉप रहता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके वजह से सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता और वो लोग आसानी से इसको हंट कर सकते हैं। लेकिन बस मुश्किल की बात यह है कि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है। इसके बाद हम उन प्लेयर्स के टीम के एक लड़की को देखते हैं जो कि पीछे घूमती है और थोड़ा डरते हुए कहती है दोस्तों। और फिर हमारा हीरो अपना लाइन को पूरा करता है, बोलता है क्योंकि जो भेड़िए रहते हैं वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। और फिर वह लड़की पूरी बात बोलती है कि दोस्तों हम लोग घिर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको चारों तरफ से बहुत सारे भेड़िया घेर लेते हैं और घेरने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करते ही वो सभी लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कोई बचाओ कोई बचाओ। एक तो बोलता है कि भले इस गेम के अंदर हम असली में नहीं मरेंगे, लेकिन यार ये जो दर्द हो रहा है ये एकदम असली की तरह है। और वो भी रो रहा होता है, जो लड़की रहती है वो भी रो रही होती है। वह बोलते हैं कि भाई यार कोई तो बचा लो, लेकिन उसका जो भाई रहता है वो खुद रो रहा होता है, क्योंकि उसको खुद को ही चारों तरफ से भेड़िया घेर कर मार रहे होते हैं। और बोलता है कि चलो ठीक है अब हम सब लोग मिलते हैं फिर से रिस्पॉन पॉइंट पर। लेकिन चाव काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, वह पीछे से ही इस मौके का फ़ायदा उठाता है और बहुत ही स्टाइल में अपने तीर धनुष को निकालता है और उसके बाद अपना तीर चला देता है। उसका तीर सीधा जाकर एक भेड़िए का हेडशॉट लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसकी वजह से चाव का भी लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाता है और एल्फ किंग का जो ब्लड लाइन था उसके वजह से उसको 100 और एक्स्ट्रा HP मिल जाती है। उसके अलावा उसे 10 मैजिक पॉइंट भी मिलते हैं और 5 फ्री के स्टैट पॉइंट्स भी मिलते हैं। स्टैट पॉइंट्स के अलावा उसे उस वुल्फ का मीट भी मिल जाता है, जिसका पावर रहता है कि अगर वह इसको खाता है तो उसका जो हेल्थ रहता है वह जल्दी जल्दी फुल होने लगेगा। वह इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी जो बाकी के भेड़िए रहते हैं अपने हीरो को नोटिस कर लेते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर सभी के सभी भेड़िए मिलकर चले जाते हैं चाव के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन चाव उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और बोलता है कि अभी तो मैंने बस अपना डैमेज ही चेक किया है, अब बारी है दूसरे चीज़ों को चेक करने का। जिसके बाद वो अपने एल्फ ब्लड लाइन के टैलेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से उसका जो स्पीड रहता है वो 2 गुना हो जाता है और फिर वो वहाँ से एकदम स्पीड में भागना शुरू कर देता है। दूसरे के भेड़िए जो रहते हैं उसे छू भी नहीं पाते हैं। चाव बहुत ही तेज में भाग के उनसे आगे निकल जाता है और भागते भागते सोचता है कि इस टैलेंट की वजह से मेरा जो सिर्फ डैमेज ही नहीं बढ़ा है बल्कि मेरा जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं एक आर्चरर हूँ, यानी कि वो एक रेंजर है जो कि एक आर्चरर की तरह ही होता है। तो वो बोलता है कि इसके लिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके वजह से जो इसका ये जो मतलब काम है, यानी कि जो इसका आर्चरर का काम है ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और फिर वह पीछे की तरफ घूम के बोलता है भेड़ियों से कि क्या हुआ, मुझे नहीं पकड़ सकते ना, हैं
उसके बाद वो पीछे घूम के देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी भेड़िए नहीं रहते, तो वो एकदम से वहाँ पे रुक जाता है और वो देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ पे पीछे एक तरफ ही रुके हुए रहते हैं। वह भेड़ियों की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे पकड़ना क्यों बंद कर दिए। और फिर हम भेड़ियों को देखते हैं जो कि थोड़े डरे हुए रहते हैं। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम भैंसों के एरिया में अब आ चुके हो। और फिर वह बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं कोई एक हाई लेवल के एरिया में आ गया हूँ। और फिर उसके पीछे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे भैंस रहते हैं और वो भैंस देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। भैंसों को देखकर भेड़िए डर जाते हैं और धुम दबाकर अपने इलाके की तरफ निकल लेते हैं। इसके बाद चाव बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो मुझे लगता है कि ये जो भैंसों का इलाका है ये लगभग लेवल 5 के मतलब आसपास का होगा, यानी कि यहाँ पे लेवल 5 के मॉन्स्टर्स होंगे। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और बोलती है, हे हैंडसम। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है अपने 2 साथियों के साथ, जिसमें से एक वॉरियर दिखता है और एक देखकर लग रहा है कि मेज है। वो लड़की चाव को इन्वाइट करती है, पूछती है कि क्या तुम हमारे पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। वह उसको बताती है कि जब से सर्वर ओपन हुआ है ऐसा लगता है कि हम पहले होने चाहिए जो कि यहाँ पर आए हैं और हम अभी ये भैंसों को मारने का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में आना चाहोगे। तभी एक सुअर के मुंह वाला साइड कैरेक्टर बोलता है कि रुक जाओ, हमें बस ऐसे ही कोई आकर ज्वाइन नहीं कर सकता है। ये अगर हमारे साथ आता है तो ये बस हमारा फ्री का एक्सपीरियंस लेगा और हमें और पीछे रखेगा। चाव उसकी बात सुनता है तो उसको देखने लगता है कि अबे ये क्या बोल रहा है सुअर की शक्ल वाला। उसके बाद वह उनको बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग करते रहो, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। और वो एकदम स्टाइल में वहाँ से जाने लगता है। तभी नीला बाल वाला बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन चाव उसे बोलता है कि यहाँ पर ये बस जंगली भैंसों को मारना मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, ये मेरा ज़्यादा लेवल अप नहीं कर सकते हैं और वैसे भी मैं अकेला ही हंट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ब्लू वाल वाला बंदा बोलता है कि तुम जहाँ पे जा रहे हो वो इलाका यहाँ से भी और भी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फिर जो सुअर के मुँह वाला रहता है वो भी बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम मर जाओगे तो उसकी पेनल्टी क्या होती है। चाव बोलता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस एक लो लेवल का नूब हूँ जो अभी तक मरा ही नहीं, क्या तुम मुझे थोड़ा बताना चाहोगे बुढ़ाऊ। ब्लू वाल वाला बोलता है कि सबसे पहले तो अगर तुम मर जाते तुम्हारे पास जितना भी गोल्ड है वो सारा चले जाएगा, तुम्हारा जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा डैमेज हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा जानते हो क्या, भले ये गेम है लेकिन अगर तुम मरते हो तो जो दर्द होगा और जो उससे तुम्हें दुख होगा वो एकदम असली की तरह होगा। और उससे भी गंदा पार्ट ये है कि तुमने जो इतने मुश्किल से सारे एक्सपीरियंस कमाए हैं वो भी आधे हो जाएंगे। चाव को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगता है और ज़्यादा ज़्यादा बोलता है कि अब मैं तुम प्रोस के साथ नहीं रह सकता। और भाई प्रो का नाम सुन के भाई पीछे देखो यार, इसका मुँह एकदम लाल हुए जा रहा है, इसको लगता है ये सच में कोई प्रो है। चाव जाने लगता है लेकिन जो लड़की रहती है वो थोड़ी अच्छी रहती है। वह बोलती है कि हमें उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, उसके लिए ऐसे जाना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन सुअर के मुँह वाला बोलता है कि जाने दो, अगर वो मरना ही चाहता है तो उसे मरने दो, हम उसे क्यों भला रोकने जाए। अब हमको दिखाया जाता है कि चाव जमीन के नीचे से एक खोपड़ी को उठाता है और उठाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर आ गया। और हमको दिखाया जाता है कि वो एक खोपड़ी से भरे हुए बड़ी गुफा में रहता है। और चाव फिर से बोलता है कि यहाँ पर ये न्यूबी जोन का सबसे बड़ा बॉस रहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मरने आया हूँ। इसके बाद वह अपने हाथ में के खोपड़ी को फेंक देता है जो कि जाके कहीं पर टकराता है, और वो जहाँ पे टकराता है वहाँ से काफ़ी खतरनाक आँख खुलता है। आँख खुलने के बाद वो चीज़ धीरे धीरे उठने लगता है, और उठने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा और दिखने में काफ़ी खतरनाक सांप होता है, और लग रहा है कि यही यहाँ का बॉस है। चाव उसे देखता है तो वो डरता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर वो चेक करता है अपना स्किल वीकनेस वाला कि आखिर इस सांप का क्या वीकनेस है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो सांप रहता है इसका नाम है जायंट स्नेक किक, जो कि लेवल 10 का मॉन्स्टर है, और इसका वीकनेस होता है इसके गर्दन के पीछे। फिर वह बोलता है कि वैसे तो मैं लेवल 2 का हूँ और मेरा HP अभी 210 होना चाहिए था, लेकिन एल्फ किंग ब्लड लाइन वाले टैलेंट की वजह से अभी मेरा HP इस सांप वाले बॉस से भी ज़्यादा है। और हमको देखने को मिलता है कि जो सांप का HP रहता है वो 800 रहता है, लेकिन जो हमारा हीरो है उसका HP भाई 1310 रहता है। मतलब यार लेवल 2 पर ही लेवल 10 के बॉस से भी ज़्यादा HP है उसका। इसके बाद चाव अपने तीर धनुष को निकाल कर रेडी हो जाता है और बोलता है कि मेरे HP की वजह से अब मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो सांप रहता है वो भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और चाव के ऊपर हमला कर देता है, जो कि यार पिक्चर में तो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है, लेकिन यार अपने चाव को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सांप का स्पीड देखकर चाव हंसने लगता है और बोलता है कि है
इस स्पीड के साथ अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। यार आपको पता होगा कि जो अपना चाव है इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो टैलेंट ब्लड लाइन है वो इसका स्पीड दोगुना बढ़ा देता है। फिर वो रास्ते से हट के उसके ऊपर एक तीर मारता है जो कि सिर्फ 29 का ही डैमेज देता है। फिर वह बोलता है कि धत तेरे की, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा डैमेज बहुत ही लो है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा। तभी वो सांप फिर से चाव के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चाव जल्दी से वहां से बच जाता है और बोलता है कि अगर ये इसका स्पीड ऐसा रहा तो ये भी मुझे जल्दी लेकिन नहीं मार पाएगा। और क्योंकि ये काफी धीमे धीमे घूम रहा है और चल रहा है, इसके वजह से मैं धीरे धीरे करके इसको कभी ना कभी मार ही सकता हूँ। और फिर वह उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सांप रहता है वो भी समझ जाता है और अपने पूंछ से इसके एरो को रोक लेता है। और वह बोलता है कि अरे यार ये तो अब मेरा अटैक को रोकने भी लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, एल्फ किंग ब्लड लाइन के वजह से जो मेरा अटैक स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है या फिर मेरे तीर का स्पीड ज़्यादा है। जिसके बाद वो काफ़ी सारे तीर चलाता है, जिसमें से 2 तीर को तो वो जो सांप रहता है अपने पूंछ से रोक लेता है, लेकिन तीसरा तीर जाकर उसे लग जाता है जिससे उसको 58 का डैमेज होता है। यह देखकर चाव खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, लग रहा है कि मेरा जो तीर है वो तुम्हारे स्पीड से बस थोड़ा सा ज़्यादा तेज है। और वह खुश हो ही रहा होता है कि उसका खुशी सारा खत्म हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो जो सांप वाला बॉस रहता है अब वह गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपना जहर उगलने लगता है, जिसके इफेक्ट की वजह से अब चाव का हर सेकंड 10-10 HP खत्म होते रहेगा। चाव बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये फिर से शुरू करना पड़ेगा। और ऊपर से ये कुत्ता और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ते जा रहा है और हमारे बीच का दूरी और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है। हम देखते हैं कि जो सांप रहता है वो उसी गुफा के अंदर और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि वो ऐसा करके मेरा हिट रेट कम करना चाहता है, ताकि धीरे धीरे करके मैं इसके जहर से मर जाऊं। इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि हे, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। जिसके बाद वो अपने तीर को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में तान लेता है और तानने के बाद अपनी पूरी पावर से तीर को छोड़ता है और इसका तीर एकदम सीधा जाता है और उस सांप को लगता है। सांप को लगते ही उसको क्रिटिकल हिट लगता है, जिसके वजह से उसका 116 डैमेज पड़ता है और उसके वजह से वो जो सांप रहता है सीधा नीचे गिरता है काफ़ी जोरदार। गिरने के बाद हमको पता चलता है कि जो इसका स्किल रहता है एरो ऑफ लाइफ, जो कि इसका कंफर्म रहता है कि जब भी ये अपना तीसरा तीर मारेगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा, ये उसी वाले स्किल की वजह से हुआ है। फिर चाव काफी गुस्से में बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पसीना आ रहा है ना? अब तुम मेरे ज़्यादा हिट्स को सह भी नहीं सकते, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। इसके बाद हम उस सांप को देखते हैं जिसका सजे हुए पसीने से पूरा मुंह भरा हुआ रहता है और वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जो सांप वाला मॉन्स्टर रहता है उसके 800 HP में से अब सिर्फ 597 HP बचे हुए रहते हैं और जो चाव रहता है उसका भी हर सेकंड 10-10 HP अभी कम हो रहा है। और चाव बोलता है कि 2 मिनट मेरे लिए बहुत है तुमको मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चाव का खून धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा कम होते जाता है और कम होते होते वो फाइनली 999 पे आ जाता है और पॉइजन की वजह से अभी भी कम होते रहता है। फिर जो चाव रहता है ये भी थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाता है और देखता है कि वो जो सांप है बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहा है। वह सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सांप समझ गया है कि जो मेरा क्रिटिकल हिट का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब वो आंख बंद करके बस मुझ पे अटैक किए जा रहा है ताकि मुझे अटैक करने का चांस ही ना मिले और यह मुझे मार दे। लेकिन अगर इसे सच में ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़े गलतफहमी में है, क्योंकि इसका स्पीड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम देखते हैं कि चाव काफ़ी स्टाइल में नीचे की तरफ घूम कर एक काफ़ी तेज तीर छोड़ देता है। वह तीर जाकर सीधा उस सांप को लगती है जो कि फिर से क्रिटिकल हिट होता है और इस बार उसका 200 डैमेज देता है और अब सांप का 370 ही HP बचा हुआ है। यह देखकर चाव सोचता है कि इस बार का डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा था। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसके पेट पे मारता हूँ तो डैमेज ज़्यादा होगा? भले उसके जो गर्दन के पीछे उसका वीक पॉइंट है वो उसका वीक पॉइंट हो, लेकिन वो काफ़ी मोटी चमड़ी से उसके स्केल से ढके हुए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत सही चीज़ है, इसका मतलब कि अब मैं तुम्हें और भी जल्दी मार सकता हूँ। लेकिन तभी चाव थोड़ा देखने लगता है और वह देखता है कि जो सांप रहता है वो हंसने लगता है। और भाई यार सच कह रहा हूँ, ये सांप का हंसी भाई सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है। अब यार सांप हंसने लगता है और हंसने के बाद वह एक अटैक करता है सीधा दीवार के ऊपर। अटैक करने की वजह से वह जो गुफा रहती है वो ढहने लगती है, चारों तरफ की ज़मीन टूटने लगता है। जहाँ पे चाव खड़ा रहता है उसके नीचे के भी ज़मीन टूटने लगते हैं, जिसके वजह से चाव भी थोड़ा घबरा जाता है और वह वहाँ से बच के भागने लगता है और एक अच्छा जगह देखकर वहीं पे वो चला जाता है। और फिर वह बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुझे
अटैक करने से रोकना ही नहीं चाहता है, बल्कि ये इस गुफा को भी गिराना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ धुआं टाइप का आने लगता है, जिसको चाओ देखकर बोलता है क्या ये अब फिर से पॉइजन है। इसके बाद हमको नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि जो पॉइजन है अब वो और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। इसके वजह से अब उसका जो 10 HP खत्म हो रहा था, उसके जगह पर अब इसका हर सेकंड 20-20 HP खत्म होने लगेगा। धत तेरे की, इसका जहर तो एक के ऊपर एक और अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर मेरा हर सेकंड 20-20 HP खत्म होगा। अगर कोई नॉर्मल बिगिनर रहता तो उसके लिए तो ये डेथ सेंटेंस रहता और वो सीधा ही मर जाता। ये पहले तो गुफा को गिरा रहा है और जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना रहा है और मुझे उसके अंदर ट्रैप कर रहा है, और फिर उसके ऊपर से अपना पॉइजन छोड़ रहा है। और ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं कर सकता। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ना भी शुरू करूं तो फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अगर मेरे पास अपना दुगुना HP भी रहेगा तो भी मैं पक्का मर जाऊंगा। हा, जैसा कि उम्मीद किया था, आखिर ये बिगिनर एरिया का बॉस है और इसके पास कुछ अपने तरीके ही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इन्वेंट्री के अंदर से एक मीट निकालता है, उसे खाना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे अंदर से आखिर कौन सा आइटम ड्रॉप होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मीट एक भेड़िए का है और इसके वजह से अब इसका जो HP है वह 20-20 हर सेकेंड बढ़ता रहेगा। उसके अलावा जो इसका स्पीड है वो भी 10 सेकेंड बढ़ जाएगा और ऐसा 20 सेकंड के लिए चलने वाला है। फिर चाव बोलता है कि भले ही ये मीट मेरा पॉइजन को ठीक ना करे, लेकिन इसके वजह से मेरा जो खून घट रहा है कम से कम वो बंद हो जाएगा। अब जो फाइनल होने वाला है ये इसी 20 सेकंड के अंदर डिसाइड होगा कि आखिर मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। और वो रेडी हो जाता है वहाँ से कूद कर निकलने के लिए, जिसके बाद वो काफ़ी स्पीड से वहाँ से जंप लगाता है और वह जिस गड्ढे में गिरा था उससे बहुत ही तेज में बाहर निकल जाता है। और फिर हम उस सांप को देखते हैं जो कि अभी तक जहर उगले ही जा रहा होता है। वह जहर उगलता ही रहता है। तभी चाव नीचे से काफ़ी तेज में कूद के उसके ऊपर आता है और ऊपर आता है काफ़ी स्टाइल में, जिसके बाद वह अपना तीर धनुष तानता है और उसे बोलता है हेलो। इसके बाद हम उस सांप को देखते हैं जिसके फिर से पसीने आने लगते हैं और उसका मुंह देख के ऐसा लग रहा है कि वह सोच रहा होगा कि ये कुत्ता फिर कहाँ से आ गया। और फिर उसके बाद अपना चाव काफ़ी तेज में तीर छोड़ता है जो कि सीधा जाकर उस सांप के आँख में लगता है, जिसकी वजह से वो सांप काफ़ी जोरदार नीचे गिरता है और गिरते ही फिर वो जल्दी जल्दी वहां से अपना दुम दबा के भागना शुरू कर देता है। चाव बोलता है भागने की कोशिश कर रहे हो, जिसके बाद वह फिर से एक और तीर मारता है और वो तीर जाकर फिर से उसके वीक पॉइंट पे ही लगता है, जिसकी वजह से वो जो सांप का स्केल रहता है वह भी टूट जाता है और वो सांप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो बहुत जोर से पीछे देखता है। लेकिन पीछे देखते वो फिर से डर जाता है क्योंकि जो चाव रहता है अपना एक और तीर लेकर रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद अपना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तीर मार देता है और वह तीर एकदम स्पीड में उड़ता हुआ जाता है और जो उसका पिछला वाला तीर होता है उसी के अंदर जाके वो लगता है और पिछले वाले तीर को चीरते हुए वह तीर जाके उस सांप को लगता है, जिसकी वजह से वो सांप को सीधा 200 का क्रिटिकल हिट का डैमेज लगता है और इसके वजह से वो जो सांप रहता है वहीं पे मर जाता है। सांप को मारने के बाद चाव काफी स्टाइल में जमीन पे लैंड करता है और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में सांप मर जाता है और चाव एकदम स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है, जिसके बाद उसको नोटिफिकेशन आती है कि सांप मर गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन का इफेक्ट लगा था वो भी अब खत्म हो गया है। और वो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करते हैं चाव को। इसके बाद फिर उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है इस सर्वर का सबसे फर्स्ट किल करने का, यानी कि बॉस को सबसे पहले मारने का, जिसकी वजह से जो काफ़ी अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका लीडर बोर्ड रहता है उसके ऊपर भी इसका नाम आएगा और पूरे सर्वर के अंदर 3 बार इसके ये अच्छे काम को रिपीट किया जाएगा, यानी कि अनाउंस किया जाएगा। और फिर वह चाव से पूछता है कि क्या तुम अपना आईडी हाइड करना चाहोगे या फिर नहीं। चाव बोलता है क्या छुपाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बहुत ही देर तक छुप चुका हूँ। और फिर वह चिल्ला के बोलता है नहीं, जिसके बाद वो सिस्टम उसको बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद किया जाता है प्लेयर चाव जियू वांग को जिन्होंने सबसे पहले बॉस को मारा है और यह इनका जो अचीवमेंट है ये पूरे सर्वर में अनाउंस किया जाएगा। और हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट पूरे सर्वर में होती है, जिसकी वजह से सर्वर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबके पास ये नोटिफिकेशन आता है। वो लोग देखकर बोलने लगते हैं कि यार हमने तो बस अभी अभी खेलना शुरू ही किया है और किसी ने पहले ही बॉस को मार भी दिया। कोई बोलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा तेज है, दूसरा बोलता है कि तुम धीरे हो, और फिर ये ऐसे ही काफ़ी सारे लोग बात करने लगते हैं। और हम फाइनली देखते हैं इसके बाद पिछले वाले जो नीला बाल वाला और सुअर का मुंह वाला रहते हैं उन सभी को। तो जो नीला बाल वाला रहता है बोलता है कि ये जो भैंस था ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, ऐसा लग रहा है कि
जरूर कोई बॉस ही होगा। और सुअर की मुंह वाला बोलता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सबसे पहले मारने का रिवार्ड क्या होगा। नीला बाल वाला बोलता है कि जरूर ये कोई एक हाई लेवल का हमें इक्विपमेंट मिलेगा। और वह मन में सोच रहे होते हैं कि हम तो लड़कियों को पटाने में एकदम प्रोफेशनल एकदम माहिर लोग हैं, अब ये जरूर हमारा तारीफ करेगी। लेकिन तभी उनके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसे वो देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। और वह सिस्टम के नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि जो प्लेयर चाओ जियू वांग है उसने सक्सेसफुली जो जायंट स्नेक किंग है उसको मार दिया है, जिसकी वजह से उसको 1000 रेपुटेशन पॉइंट मिलता है और साथ ही साथ एक सिल्वर चेस्ट बॉक्स में मिलता है। और यह नोटिफिकेशन देखकर वो लोग जोकर बन जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि आखिर हमसे कोई स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, आखिर ये प्लेयर चाओ जियू वांग है कौन। और फिर इसके बाद हम चाओ को देखते हैं जिसके पास नोटिफिकेशन आती है जो कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है इसको बॉस को मारने के लिए, और इसके वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और उसका लेवल 2 से सीधा 7 हो जाता है, जो देखकर चाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सही बात है, अगर ज़्यादा खतरा लो तो ज़्यादा रिवार्ड्स भी मिलते हैं, यह खतरा लेना एकदम सही था। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि लेवल अप की वजह से तुम्हारे पास अब 30 स्टार्ट पॉइंट है जिसको तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और वह बोलता है कि सारे स्टार्ट पॉइंट को एजिलिटी के अंदर यानी कि उसके स्पीड के अंदर डाल देने के लिए। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है उसका स्टेटस विंडो। तो यार अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज करके पूरा आराम से देख सकते हो। फिर चाओ बोलता है कि असासिन्स और रेंजर्स के लिए जो एजिलिटी रहता है यानी कि जो उसका स्पीड रहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सिर्फ एजिलिटी बढ़ाने की वजह से इसका जो अटैक पावर है वो भी बढ़ जाएगा, उसके अलावा जो इसका बचने का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा और तो और मूवमेंट स्पीड रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके वजह से एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अभी के टाइम पे जो मेरा खून है वो एक वॉरियर से भी ज़्यादा है, तुम मुझे एक लगभग टैंक भी कह सकते हो। हाँ, अभी का टाइम का जो मेरा स्टार्ट है वो सच में एकदम परफेक्ट है। तो गाइस यार इस वीडियो के बाद अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो यार जल्दी से जल्दी इस वीडियो के अंदर 50 लाइक को कंप्लीट करो और उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर दो। तो यार मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग के लिए नया इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने के लिए। और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करो, वरना यार मैं वीडियो डालूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।